हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी एंड अग्रिम बोथ। मैं सुनील अभ्यर्थी दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। आज लेट हो गया काफ़ी, लेकिन ये था कि लेके रहूँगा और क्लास ले रहा हूँ मैं आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और 4 दिसंबर की आज सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने देखिए पिक्चर आ गई है। अब ये मेरा फार्मूला 5 पॉइंट फार्मूला जो इस बीच मुख्य परीक्षा की तैयारी कराते समय जो चीज़ें मेरे सामने निकल करके आई हैं उससे मैंने सीखा, यानी प्रैक्टिकलिटी से मैंने सीखा 5 पॉइंट फार्मूला, यानी 5 पॉइंट यानी आपकी 5 फिंगर हैं, देख सकते हैं। ये मुख्य परीक्षा की तैयारी इस बीच कराते कराते एक नई चीज़ आई दिमाग में, तो सोचा आप लोगों से डिस्कस कर ली जाए। जिसको पसंद है स्वागत है, जिसको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, आप अपनी फार्मूले पर चलिएगा। तो इसमें से 5 पॉइंट में पहला सबसे मजबूत वाला है थंब, यानी आपका ऑप्शनल। उसके बाद एथिक्स, उसके बाद देखिए मिड फिंगर ऐसे, जिसे हम एकदम से उपेक्षित करते हैं। 125 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ज़िंदगी बदल सकता है। तो ए से यानी मिड फिंगर, फिर इसके बाद प्रीलिम्स यानी प्रीलिम्स कंप्लीट, और इन दोनों के बीच में द हिंदू आप ट्रस्ट करिएगा, जो बच्चे इसको केवल एक न्यूज़पेपर के रूप में लेते हैं कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, चूँकि यूपीएससी की तैयारी में सबके मन में है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक मैगज़ीन पढ़नी। तो उन सब के लिए ठीक है भाई, आप करंट पढ़ लीजिए, खुश हो जाइए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुख्य परीक्षा के सीरियस कैंडिडेट से मिलेंगे या जो सीरियस एजुकेटर हैं जो तगड़े रूप से, तो कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ निकल के आएगी। द हिंदू अखबार और जो मुद्दे मैंने कराए हैं आप समझ नहीं सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मुख्य परीक्षा में। तो यही मेरा 5 पॉइंट फार्मूला है यूपीएससी क्लियर करने का। जो भी बच्चे इसे फॉलो करें, ठीक है ना, वो मेरे साथ एसके लाइव कोड के साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। इनोवेशन किंगडम, द हिंदू, वैकल्पिक विषय आज क्या होगा, तो पॉलिटिकल साइंस। और इससे देखिए पीएसआईआर वाले बच्चे, आप सोचो कि आपके लिए डेली कुछ न कुछ रहता ही रहता है, यानी पॉलिटिकल साइंस कितना अपडेट पेपर, आप सोचिए। और इंडियन एक्सप्रेस देखो, 2-3 दिन एडिटोरियल आया, आप ये मत सोचिएगा कि मैं देखने, एकदम अच्छे एडिटोरियल नहीं है। मतलब इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में जो सबसे बड़ा अंतर है, कुछ बच्चों को नहीं तो उनके दिमाग में आएगा कि सर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाने को तो किसी भी मुद्दे में से 4 पॉइंट हम लोग निकाल दें, लेकिन जिस तरीके का रिसर्च हमें चाहिए वो हिंदू में रेगुलर आता है और इंडियन एक्सप्रेस में कभी कभी आता है। जैसे 1-2 एडिटोरियल मैंने आप लोगों को कराया है, बट हिंदू में रेगुलर आता है, जिसमें रिसर्च रहता है, जिसमें काफ़ी डेप्थ में एनालिसिस रहता है। तो आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से इंडियन एक्सप्रेस से कुछ भी नहीं आया। द हिंदू से 6 एडिटोरियल हैं, जिसमें से आज हमारे काम के केवल बच्चा लोग 3 हैं, बाकी 4 बिल्कुल भी काम के नहीं हैं। और न्यूज़ इतनी ज़्यादा है, न्यूज़ काम की, यानी कि एडिटोरियल से ज़्यादा न्यूज़ काम की हैं। पीआईबी की 2 छोटी छोटी न्यूज़ हैं, जिसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन अब क्योंकि है तो है। इसके साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, जो भी बच्चे आना चाहते हैं मैं सबको कहता हूँ 2 ईयर्स के लिए प्लस कोर्स में आ जाओ। और एसके लाइव कोड 64,800। बाकी अगर 1 साल के लिए आना चाहते हैं तो 44,550 विद एसके लाइव कोड। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप चाहते हैं अनअकैडमी की तरफ से 24 मंथ एसके लाइव कोड, 12 महीने एसके लाइव कोड, आप आगे कनेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, आप यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हिंदी लिटरेचर में। और इसके साथ साथ हिस्ट्री बाइलिंगुअल, यानी बाइलिंगुअल क्लास में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 1 जनवरी से। और फीस देख सकते हैं कितनी कम है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 5 पॉइंट फार्मूला सबको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया है, पुणे महाराष्ट्र में एक निसर्ग गांव है, जैसे गांव होता है ना, निसर्ग ग्राम परिसर को प्राकृतिक चिकित्सा के 21वीं शताब्दी के आवास के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये प्रीलिम्स के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है ये कि नेचुरोपैथी के 21वीं शताब्दी के हैबिटाट के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थल को जो है
नेचुरोपैथी सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो पुणे में निसर्ग ग्राम परिषद, ये ठीक है ना। तो ये जो आपकी आयुर्वेदा, योगा, सिद्धांत, नेचुरोपैथी, ये जो चिकित्सा व्यवस्था है, तो नेचुरोपैथी का एक सेंटर, बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपके पास कंटेंट चला ही जाएगा। भारत अमेरिका ने बौद्धिक संपदा सहयोग यानी प्रत्येक क्षेत्र में एवं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब पर जो है हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस केवल इतनी है कि जब भारत अमेरिका संबंधों पर इस बार कोई प्रश्न आए, ठीक है ना, तो आप वहां पर इस समझौते को भी एक एग्जाम्पल के रूप में नोट कर दीजिएगा। इसके अलावा और कोई भी इसका रोल नहीं। अब देखिए आज का जो सबसे अच्छा एडिटोरियल है, जो हमारा इंटरव्यू स्पेशल होता है। क्या होता है? जो हमारा इंटरव्यू स्पेशल होता है। इंटरव्यू स्पेशल में आज फ्राइडे है, आप सबको पता है। तो पहला जो आज का, डज इंडिया नेबरहुड पॉलिसी नीड रीवर्किंग, यानी कि क्या हमें जो भारत की जो पड़ोसी देश की नीति है, क्या उसको फिर से बनाने की आवश्यकता है? इस पर क्वेश्चन आंसर, यानी पूरा फ्राइडे का ये पेपर चला है, ठीक। यानी फिर से काम करने की आवश्यकता, क्या हमको अब फिर से काम करने की आवश्यकता है? क्या है? यानी क्या हमको जो है फिर से काम करने की आवश्यकता। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये प्लीज, ये टॉपिक मैं थोड़ा वास्ट लूंगा। बाकी ये अगर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, यानी 2020 में ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, 2020 मेंस में, और इसके अलावा 2021, अगर मान लीजिए 2022, जब भी आप दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है कि क्या हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है वह भारत के जो विदेश नीति के लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन गई है। हमारी क्या कमियां रही हैं जिसके कारण से ऐसा हुआ है। तो इसी रेफरेंस में हमें फिर से काम करने की आवश्यकता विषय पर एडिटोरियल। तो ये आपके लिए एक शोध है जिस पर हम रेगुलर पढ़ते चलेंगे, यानी इसको मत समझिएगा टॉपिक खत्म हो रहा, शोध है। तो यानी ये कहा गया है कि जैसे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार पड़ोसी देशों के दौरे पर हैं, जो ये दिखाता है कि सरकार संभवतः फिर से काम करने की आवश्यकता को समझ रही है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि चीन की जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। तो यहां पर आज यानी क्या भारत की पड़ोस नीति, तो जीएस पेपर 2 मेंस आईआर, और आईआर में आपको क्या करना है, यूनिट 1 करना है, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध। तो सीधा सीधा यूनिट 1 भारत एवं इसके पड़ोसी संबंधों से बहुत से इशूज हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध पर एक गहरी चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए कहा गया कि भाई हमारे साथ जो एडिटोरियल में उठाया गया, एडिटोरियल राइटर ने कहा कि पड़ोसियों के साथ संबंधों में तनाव है, बड़े स्तर पर तनाव, ठीक है ना। नेपाल को लेकर के क्या क्या तनाव है हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब नेपाल में आया था उसके बाद जो मधेशियों ने, यानी जो भारतीय मूल के नेपाल में रहते हैं, तो मधेशियों ने जिस प्रकार से 5 महीने तक पूरा ब्लॉकेट किया था, जिसका ठीकरा नेपाल के राष्ट्रवादी तत्वों ने भारत के ऊपर फोड़ा था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यानी सिंपल है कि संवैधानिक विवाद और मैप इशू नेपाल के साथ। बांग्लादेश में हालांकि इस समय संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के वहां पर भी एक थोड़ा सा माहौल बना। और इसके अलावा चाइना के साथ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं, यानी इनके साथ तो हमारे संबंध प्रायः खराब ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी रेफरेंस में कहा जा रहा है कि क्या हमें फिर से विचार करने की आवश्यकता है, भाई इतने तनाव है। तो पहला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले, यानी कोई भी, चाहे आप, कि क्या भारत की पड़ोस नीति को फिर से, यानी क्या भारत को अपनी पड़ोस नीति पर फिर से काम करने की आवश्यकता है, ऐसा, तो ऑब्वियस है इस प्रश्न का जो पहला पार्ट बनेगा कि भाई क्यों, यानी तनाव के बिंदु। तो ये देख सकते हैं तनाव के बिंदु कौन से, इसी विषय पर यहाँ पर पूरी चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। और लेखक ने कहा कि अगर आप पड़ोसियों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो ये क्या होना चाहिए,
ये एपिसोडिक नहीं होना चाहिए। एपिसोड नहीं होता कि एपिसोड जैसे सीरियल आते हैं, महाभारत, रामायण या अभी के एकता कपूर के सीरियल कई एपिसोड में चल रहे हैं। एक एपिसोड में कुछ, दूसरे में कुछ, तीसरे में, चौथे में टू बी कंटिन्यू, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना, यानी एक कंप्लीटनेस होनी चाहिए। तो ये इनका एक अप्रोच है जो इस पे ये कह रहे हैं। लेकिन अब देखिएगा, अब यहां पर इन्होंने कहा कि सबके साथ तनाव है, लेकिन एपिसोडिक नहीं होना चाहिए। कि एपिसोडिक का मतलब किसी एक के साथ हमारे अच्छे हैं, दूसरे के साथ थोड़े कम अच्छे हैं, तीसरे के साथ बहुत अच्छे हैं और आप संतुलन बना के चल रहे हैं। लेकिन यहां पर फिर कहा गया कि चलो भाई सबके साथ अच्छे संबंध बनाओ, लेकिन फिर प्रश्न उठाया गया क्या क्या सभी के साथ, यानी आप सबसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या आप कह सकते हैं कि आप अपने सभी पड़ोसियों को खुश रख सकते हैं? तो उन्होंने कहा लगभग असंभव है। क्यों? आप देखिए आ गया क्यों। यानी पड़ोसियों के साथ हिंदुस्तान का जो रिलेशन है वो सभी को खुश करने को लेकर के, लेकिन वो असंभव है। क्यों है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स रीजन है, यानी बहुत जटिल क्षेत्र है। जटिल क्षेत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी कि जब एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ ये जो सीमा लगती है और इस सीमा का निर्धारण कोई औपनिवेशिक सत्ता करती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह हमेशा विवादित रहती है। तो ये बहुत जटिल क्षेत्र है, ठीक है ना। इसके अलावा सीमा के कुछ हिस्से दुर्गम क्षेत्रों में है, तो वहां पर प्लानिंग की ही नहीं जा सकती है। तो ये जो इश्यूज हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स रीजन है। यह दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के क्षेत्र में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक दूसरे पर निर्भरता होनी चाहिए, इसमें इस स्तर पर यह बहुत ही पिछड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी कमियां हैं, ठीक है। ऐसे में चीन जो है क्या करता है, आपके पड़ोसी देशों में प्रवेश कर लेता है। यानी कि जैसे ही, अब आप देखिए चाइना ने देख लिया कि भारत कहां कहां पर कमजोर पड़ रहा है, और जहां जहां पर भारत कमजोर पड़ रहा था चाइना आकर के वहां पर हमारे पड़ोसी देशों में अपनी एंट्री मार गया। तो एंट्री ऑफ चाइना, ठीक है ना। अब लेखक ने कहा कि एंट्री ऑफ चाइना हो गई, तो विदेश मंत्री की बुक का जिक्र है, एस जयशंकर की बुक द इंडिया वे, ठीक है ना, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। यानी क्या है, एक अनिश्चित विश्व में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए भारत की, एक अनिश्चित विश्व में। ये आप में समझिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। अनिश्चित विश्व में भारत की विदेश नीति, भारत की रणनीति। अब आप देखिए, ये हो सकता है कि इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी रहे, इनकी पुस्तक का टाइटल ही पूछ सकता है, अनिश्चित विश्व में। तो इन्होंने इस पुस्तक में जो लिखा है, एडिटोरियल राइटर ने उसका जिक्र किया कि वो कहते हैं अपने पड़ोसियों के साथ हमें अगर जो संबंध बनाने हैं, ठीक है ना, तो उसमें उदारता और दृढ़ता, जेनरोसिटी एंड फर्मनेस एक साथ चलना चाहिए। यानी कि हम उदार भी रहें और आवश्यकता पड़े तो दृढ़ भी हो जाएं, यानी कठोर हो जाएं। जरा याद रखिएगा, एक हाथ में, जैसे इसको कह सकते हैं कि एक हाथ में हलवा एक हाथ में लाठी, तो उदारता और दृढ़ता एक साथ चलना चाहिए। लेकिन फिर एडिटोरियल राइटर क्वेश्चन उठाते हैं कि जो ये कह रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एक हाथ में कुछ एक हाथ में कुछ, तो उन्होंने कहा कि जो डिप्लोमेसी होती है या कोई एक खेल नहीं है, ठीक है, कोई एक सरल खेल नहीं। किस चीज का कि आप एक बार दृढ़ रहिए एक बार उदार रहिए, या कोई सरल खेल नहीं है कि आप अपने हिसाब से किसी को खेल सकते हैं। तो अब यहां पर ये तो अपना इनकी अपनी बात है, डील करने की बात है। हमें जो पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ा कि हमें पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में एक पुनः कार्य करने की आवश्यकता है, जिसका कारण है तनाव पड़ोसी राष्ट्रों के साथ, उसके साथ चाइना का प्रवेश। ये पॉइंट आप याद रखें। और उसमें हमने देखा भारत के विदेश मंत्री की जो रुचि है कि उदारता और दृढ़ता एक साथ, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो हम एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहां पर बिल्कुल खुली प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था है। इंडिया यहां पर
क्या कर रहा है, चाइना से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद एडिटोरियल राइटर ने उठाया, इस पृष्ठभूमि में सार्क पड़ोसियों के साथ संबंध को बेहतर करने का एक बड़ा बेहतर माध्यम है। तो यहां प्रश्न उठा पाया कि क्या सार्क है एक्चुअल में या मर चुका, इस सार्क डेड या यह अब भी रेलिवेंट है, यह अब भी प्रासंगिक। अब देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कि क्या सार्क मर चुका है या सार्क अभी भी प्रासंगिक है। तो आप देख सकते हैं, यानी सार्क क्या है, सार्क को यहां कहा गया है कि ये पुराना पड़ चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। यानी कि जो यह कॉम्प्लेक्स रीजनल कोऑपरेशन एजेंडा को ये बिल्कुल भी आगे बढ़ा नहीं पाया। सार्क में एक ठहराव है और जिसका बड़ा कारण इंडिया और पाकिस्तान का द्विपक्षीय जो मुद्दे हैं इस मंच पर उठना है। फिर अब सलूशन क्या हो भाई, अगर सार्क में एक ठहराव है, ना हम कह रहे हैं कि मर चुका है, ना हम कहेंगे कि पूर्णतः प्रासंगिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, आपको स्टैंड क्या लेना है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आया है। अगर मान लीजिए प्रश्न उठा है कि क्या सार्क अब भी प्रासंगिक है, तो हम क्या बताएंगे, भाई सार्क में एक ठहराव है, प्रासंगिक है लेकिन उसके साथ साथ एक ठहराव है। तो इस ठहराव का विकल्प भारत ने क्या ढूंढा, बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी के साथ लगे देशों के मध्य तकनीकी और आर्थिक सहयोग का बिम्स्टेक, और उसके बाद BBI यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल सहयोग। तो सार्क के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक और BBIN को भारत ने चुना, लेकिन क्या वो इसके विकल्प बन पाए, तो आप उत्तर में कहेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कुछ भी ऐसा इनिशिएट यहां से स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये मुद्दा उठाया गया। अब फिर उसके बाद आया वही चीज, क्या बिम्स्टेक और BBIN सार्क की जगह ले सकते हैं, तो स्वाभाविक है बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि एकीकृत दक्षिण एशिया का उद्देश्य सार्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो बिना सार्क के बिल्कुल भी हो नहीं सकता। भूटान को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा हमारे जितने भी पड़ोसी वो सार्क में अभी भी रुचि रखते हैं। और ऐसे में अगर, बहुत अच्छा पॉइंट, ये पॉइंट फर्स्ट टाइम मैंने भी मतलब नोटिस किया गहरे से, कि अगर भारत बाहर निकल जाता है सार्क से, तो सार्क में चीन की संभावना बन जाएगी और यह भारत के लिए बदतर स्थिति होगी, ये कहा गया। होगी कि नहीं होगी, आप लोग बताएं। ऐसे में भारत को सार्क को छोड़ने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप समझ गए बहुत अच्छे से ये कि सार्क भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना अगर एंट्री मार गया तो फिर एक समस्या हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट थे, आप इसको ध्यान में करके पढ़ सकते हैं। एक ही एडिटोरियल सच पूछा जाए तो आज अच्छा था। फिर देखिए, इन फार्मर्स प्रोटेस्ट द कोर इज प्रोक्योरमेंट, यानी खरीदारी। कहा जा रहा है किसानों के प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो खरीदारी या प्रोक्योरमेंट है, यानी कि खरीद यानी MSP के द्वारा जो आप खरीद करते हैं, PDS के लिए जो आप खरीद करते हैं, तो खरीद का मुद्दा है। और खरीद का मुद्दा मतलब पंजाब और हरियाणा के किसानों से ही आप खरीद करते हैं। तो पंजाब और हरियाणा के किसान क्या हैं, इस मामले पर मुखर हैं, बाकी अन्य राज्यों के मुखर नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग कई बार इसको पढ़ भी चुके हैं। इसमें कुछ नई बातें हैं, यानी कुछ नई बातें हैं जिन पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है ना, जिन पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं। देखिए क्या उठाया गया, यानी सिंपल सी बात है, किसानों ने जो विरोध किया है, क्या किया है, यानी किसानों ने जो विरोध किया उसी को यहाँ पर उठा लिया गया। आप सबको भी पता, हमें भी। लेकिन आइए देखते हैं, यहाँ पर एक बड़ी समझने वाली चीज है कि किसान विरोध के हमने कई पहलू देखे। कल हमने राज व्यवस्था का पहलू देखा था। क्या देखा था, राज व्यवस्था का पहलू देखा था। उसके पहले हमने स्वाभाविक है MSP वगैरह का इश्यू पूरा इसके साथ देखा था। आज कुछ एक मुद्दे देखेंगे कि ये जो विरोध है ये पंजाब हरियाणा केंद्रित क्यों है, यानी पंजाब हरियाणा केंद्रित क्यों। आप सब अगर बताना चाहें बता भी सकते हैं। ये बिहार यूपी में क्यों नहीं है, वाई, बिहार यूपी में या ऐसे अन्य जगहों पर, चाहे साउथ ही हो, वहां पर क्यों नहीं है, वाई, रीजन क्या है, वहां पर क्यों नहीं। तो IQIP GS पेपर 3, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, और देखिए डायरेक्ट तो यहां से प्रश्न आएगा नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं, केवल हम अपनी जानकारी के लिए
ये जो अपनी आज ये लेक्चर है, ये केवल अपनी जानकारी के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ मिलने वाला नहीं है एग्ज़ाम में कि पंजाब हरियाणा किसान क्यों विरोध कर रहे हैं और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा, तो हमें ये अच्छे से पता है। अब इसमें मैं ज़बरदस्ती यूनिट डाल दूं तो वो मज़ा नहीं है। हाँ, बट इतना याद रखें जैसे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी यूनिट 4 में आप देखेंगे तो एमएसपी लिखा हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और यहाँ पर जो किसानों का विरोध है वो एमएसपी के साथ ही लगातार लगा हुआ है। तो हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहला पॉइंट बच्चों वो ये करेंगे कि अशांति, एपिसेंटर ऑफ द अनरेस्ट पंजाब और हरियाणा, और पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध क्यों करें। बच्चों एक बार फिर हम लोग रिवीजन समझिए कर लेते हैं। एमएसपी यानी एमएसपी को लेकर के सारा तो एमएसपी और फार्मर यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, और जो हमारे किसान हैं। तो अब यहाँ पर कुछ बातें हम लोग अगर समझें, चूंकि एडिटोरियल में इसी चीज पर पूरा जिक्र है और उसके बाद कंपेयर कर दिया गया है कि वहां पर क्यों है क्यों नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा अलग ढंग से इसको बताना चाहता हूं। पूरा इशू एमएसपी के ही ऊपर, ये देखिए केवल पंजाब और हरियाणा ही क्यों, ठीक है ना, अदर स्टेट, पूरा टॉपिक, ठीक है ना। तो मैं, ठीक है ना, सरकार की जिम्मेवारी क्या है, वो सारी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 प्रमुख सीमाएं, इतनी हेडिंग है, बट मैं कुछ अच्छी बातें आपको सिखाने जा रहा हूं जो आपको सोते सोते सुकून देंगी कि चलो यार हम लोग कुछ अच्छी चीज सीख करके आए। तो सबसे पहले बच्चों अगर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करें तो इसकी 2012-13 में एक रिपोर्ट आई थी, और ये एकदम आज की के लिए रेलिवेंट ही मत समझिएगा कि हम लोग कोई पुरानी चीज पढ़ रहे हैं, की रिपोर्ट आई। यानी इस रिपोर्ट में कहा गया है, जरा ध्यान करिएगा, बड़ा गहरी बातचीत में करने जा रहा हूं। जो एडिटोरियल राइटर भी इन्होंने लिखा अच्छा है कि मतलब अशांति का ऊपरी केंद्र, मतलब जो सेंटर हैं ये हैं राज्यों में, ये सब जो है वही एडिटोरियल की ही है, लेकिन ये कुछ चीजें डिस्कस नहीं कर पाए। यानी इन्होंने केवल जैसे ये बता दिया, एडिटोरियल आप देखेंगे कि भाई पंजाब हरियाणा में क्यों, चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो भी खरीदारी होती है सरकार की तरफ से उसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं राज्यों से जाता है, तो स्वाभाविक इनकी इनकम पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ठीक है, अदर स्टेट में क्यों नहीं, चूंकि यहाँ पर खरीदारी नहीं होती है। बट ये कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं दे पाए, यानी इनके एडिटोरियल में कुछ ऐसा बेस नहीं था, यानी इन्होंने जो अपने ढंग से लिया, लेकिन मेरे पास कुछ बेस थे। तो हम इन्हीं की बातों को, कुछ पॉइंट अपने कुछ पॉइंट इनके, यानी एडिटोरियल राइटर के। तो 2012-13 में एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार ये कहा गया कि देश में यानी पूरी अपनी कंट्री में 10% से भी कम, मैं एरो बना रहा हूं, कम फार्मर जो हैं वो अपने उत्पाद कहां, एमएसपी पर बेचते हैं। कहां बेचते हैं, एमएसपी पर बेचते हैं, ठीक है। ये आप यहां से ध्यान करें, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अब देखिएगा, एक शांता कुमार कमेटी बनी, बच्चों इसको रट लीजिएगा, किताबों में कहीं नहीं मिल, एक शांता कुमार समिति बनी थी, आपको याद होगा। सरकार शांता कुमार समिति के एमएसपी और कृषि एवं किसानी पर जो भी सुझाव उनको मानने को तैयार बैठी है। मैं कभी किसी दिन शांता कुमार समिति, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, लेकिन आपको पढ़ना है शांता कुमार समिति की रिपोर्ट जो है। तो शांता कुमार समिति की रिपोर्ट में भी कहा गया, क्या कहा गया है, शांता कुमार समिति, अच्छा ये बनी किस पे एक बार मैं बता देता हूं। बनी यानी शांता कुमार समिति का गठन, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, नहीं मजा नहीं पाएंगे आप, का गठन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जो एफसीआई है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भारतीय खाद्य निगम की कार्य कुशलता, ठीक है ना, कैसे बढ़ाई जाए, कार्य कुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और वित्तीय प्रबंधन में सुधार, ये मोदी जी ने गठित की थी, वित्तीय प्रबंधन सुधार, ठीक है। तो एफसीआई की कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार, ठीक है ना, इस पर यह शांता कुमार समिति बनी थी। इसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, इन्होंने साफ कहा कि सरकार की, बहुत अच्छा पॉइंट है, सरकार की अनाज खरीद, यानी सरकार जो अनाज खरीदती है, अब देखिएगा बड़ा पेचीदा है, किसान कह रहे हैं नहीं अनाज खरीदो, और ये समिति कह रही है कि जो अनाज खरीदने की व्यवस्था है, जो अनाज खरीदने की व्यवस्था है
व्यवस्था का जो लाभ है मेरे प्यारे बच्चों, ये साफ कहा गया, ना तो नीदर फार्मर, ना तो किसानों को, नार मतलब ना तो किसानों को और ना राज्यों को पहुंचा है, यानी राज्यों को। तो ये इन्होंने कहा, इसका मतलब है कि अब आप देखिए एनएसएसओ ऐसा कह रहा, शांता कुमार समिति की रिपोर्ट ऐसा करी, इसका मतलब है कि अब एक आशंका तो बनती है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, अब आप यहां से आगे बढ़े, अब कुछ और पॉइंट यहां से हम लोग देखते हैं, यहां आ जाते हैं। यानी जो किसानों से सरकार अनाज खरीदती है, तो आप उसको अगर देखेंगे तो उसमें गेहूं और चावल सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। और अब ये पंजाब और हरियाणा, यानी गेहूं और चावल की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। और जो उत्पादन है और खरीद के मामले में पंजाब और हरियाणा सबसे बड़े मतलब जो है खरीदी देने वाले राज्य हैं। अब अगर हम खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, तीसरी रिपोर्ट, दो वहां बता चुका हूं, तीसरी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। अब आपको पता लगेगा केवल पंजाब और हरियाणा में क्यों हो रहा है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, यानी बीते कुछ वर्षों में पंजाब और हरियाणा में हुए कुल उत्पादन का 80% सरकार ने खरीदा। किसका, यानी धान का 80%, यानी जो धान है जितना उत्पादन हुआ उसका 80% सरकार ने बाई कर लिया। और जबकि गेहूं का जो मामला है, यानी 70% दोनों राज्यों से इसको सरकार ने खरीदा। अब देखिए, समझ गए बच्चा, समझ गए, एक बार बताइए। यानी कि अब इनकी इतनी खरीदारी हो रही तो किसान एकदम मजे में है, बड़े बड़े किसान है, तो किसान मजे में है कि चलो हमारा तो पूरा जो मार्केट में गया नहीं गया सरकार तो खरीदेगी। और सरकार को एफसीआई के लिए खरीदना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां से वो वितरण वगैरह कराती। तो अब क्या हुआ, अन्य राज्यों में, अदर स्टेट, तो स्वाभाविक अदर स्टेट का उतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अदर स्टेट में यह आंदोलन नहीं है। आई होप आप इस चीज को यहां पर समझ गए। अब इसके बाद, ठीक है ना, तो बस ये बात है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, इस पे इतना ही पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सरकार का दायित्व तो क्या है, तो सरकार, अब उसमें आंकड़े बहुत बताएंगे, उतना आंकड़ों की आपको जरूरत नहीं, केवल आपको विजन बताना था, मैंने बता दिया। यानी कि अब इसमें आंकड़े हैं कि आंध्र प्रदेश में कितना, यूपी में कितना, कोई मतलब नहीं, ना आपको याद रहेगा, ना प्रीलिम्स में आएगा, तो मेंस में तो एक विजन केवल था, विजन मैंने बता दिया। सरकार का दायित्व क्या है, भाई किसान कह रहे हैं, संसद में बहस, हालांकि सरकार ने कई मांगों को मानने की बात मानी है, हालांकि वो कौन कौन सी मांगे मार्केट में आई नहीं, लेकिन न्यूज सेक्शन में आपको मिलेगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो संसद में इस पर बहस होनी चाहिए, ठीक है ना। और दो प्रमुख सीमाएं हमेशा से रही हैं कि कोई भी नियामक तंत्र नहीं है, ठीक है ना, यानी हमारे पास कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है जो प्राइवेट प्लेयर्स और फार्मर्स, यानी कारपोरेट वगैरह और किसानों के मध्य एक बेहतर जो है गठबंधन बना सके। किस चीज का, यानी कि वस्तुओं को देने का, खरीदने का, इन सब का। दूसरा क्या है कि व्यापार क्षेत्र के लेन देन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन दो मुद्दों को एड्रेस करने की जरूरत है, ये सारी बातें। और ये इलाहाबाद वाला केस है, अब इसमें मैं क्या बताऊं, फिर से वही बात है, पर्सनल चॉइस, कॉन्स्टिट्यूशन का इंडोरेंस, यानी अगर व्यक्तिगत पसंद को आगे बढ़ाया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होगा। तो ये इलाहाबाद में आपको अच्छे से पता है वो केस है, जिसमें सलामत अंसारी केस, ठीक है ना, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी मर्जी से शादी विवाह करते हैं तो वह उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत मान्य है, उस पर आप कोई प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और डायरेक्ट यहाँ से कुछ आएगा नहीं, यहाँ में कुछ टर्म आ रहे हैं, वो टर्म मैं केवल कराने के लिए इस एडिटोरियल को करा रहा हूँ,
क्योंकि यूपीएससी एक्चुअल में टर्म बेस्ड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनाता है और टर्म बेस्ड वो जो है मेंस में भी क्वेश्चन बना लेता है। तो आप ध्यान करिएगा, ठीक है ना। IQ IPS HLM कुछ भी नहीं है, टर्म पर फोकस रहिएगा, ठीक है ना। कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा है उसी को इन्होंने यहाँ पर आगे बढ़ाया है कि अगर कोई मतलब जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक वैध अभ्यास है, धार्मिक रूपांतरण अगर कोई कर लेता है किसी व्यक्ति की, वही मतलब कि कोई भी प्रेम विवाह कर सकता है, सिंपल है। और यह क्या है, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार है ये। और इन्होंने याद रखिएगा स्पष्ट कहा, उच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, ना तो राज्य का प्रांत और ना ही कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति अपना पार्टनर चूज करता है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और फिर एडिटोरियल राइटर ने कहा, यानी कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए, कि जो राइट टू प्राइवेसी का मूल अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, यानी पुट्टा स्वामी केस में, उन्होंने कहा वो यहाँ एप्लीकेबल होता है कि हमारा निजता का अधिकार है कि भाई हम अपना पार्टनर किसको चुने किसको ना चुने। तो एक लीगल डिबेट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 क्या है आप सबको पता है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही। तो ये सारी बातें यहाँ पर आई हैं। पुट्टस्वामी केस क्या है आपको पता है, 2017 में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि जो निजता का अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, और प्राइवेसी क्या है, एक नेचुरल राइट है, और इसीलिए वह मूल अधिकार है। और एडिटोरियल राइटर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पसंद की शादी करता है तो ये सारी चीजें हैं, अब उसके बाद कोई मतलब नहीं है याचिकाकर्ता बनाम राज्य, आप बस केवल जानते रहिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल राइटर ने इसको अनुच्छेद 25 से कनेक्ट किया है, यानी कि अंतरात्मा, हम प्रत्येक व्यक्ति को वह कौन सा धर्म मानेगा या नहीं मानेगा, वो यह मानने का उसके पास मूल अधिकार अनुच्छेद 25 है। तो एडिटोरियल राइटर कर रहे हैं कि अगर कोई करता है तो अनुच्छेद 25 के तहत जायज है। तो ये सारी बातें उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं एक डिस्कशन के लिए, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ईरान के ऊपर बताने की जरूरत नहीं। मैंने जो कल बताया था, बराक ओबामा ने जो किया, न्यूक्लियर डील, ट्रंप ने हटाया, बिडेन आए हैं, तो वही सारी बातें जो भी हम लोग पढ़े थे। फिर इसके बाद जो है ये जो है कोविड में जो पुलिस पर्सन्स की मृत्यु हुई थी उन सब पर है। तो जैसे एग्ज़ाम के लिए कुछ भी इसमें खास था नहीं। और आज आपको पता है फ्राइडे है तो 5 ही एडिटोरियल, कितने एडिटोरियल आते हैं, 2 और 4, 6 एडिटोरियल आते हैं, जिसमें से 2 बहुत अच्छे थे और बाकी और सब। अब देखिए इधर आंदोलन हो रहा है, सरकार ने 8 चेंज करने की बात कह दी है, यानी जो तीनों कानून है उसमें से 8 संशोधन पर विचार किया जाएगा, और कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं तीनों कानूनों को पूरी तरह से आप समाप्त करिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी तक का डेवलपमेंट है। फिर इसके बाद भारत, देखिए ब्रह्मपुत्र डेवलपमेंट। अब भारत और चीन के संबंध में, भारत और चीन संबंध GS पेपर 2 IR, अब देखिए आ गया, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चाइना बांध बना रहा, जिस पर हम लोग कई दिन बातचीत कर चुके हैं। देखिए हिंदू वाले कभी कभी लगता है कि हिंदू, अब देखिए इन सब मुद्दों पर एडिटोरियल धमाका आना चाहिए, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। ब्रह्मपुत्र जो डेवलपमेंट है उस पर इंडिया ने कहा हमने निगाह बनाए रखी हुई, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के सभी विकास पर ध्यान से नजर हमने रखी हुई है। और क्यों, क्योंकि जो है चाइना ने कह दिया है कि नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से पर, यानी एक ऊपर का हिस्सा है एक नीचे का हिस्सा, नीचे के हिस्से पर जैसे भारत वगैरह है, जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करना उसका वैध अधिकार है। वो आसानी के साथ यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है। बट इसको हम लोगों ने, आपको याद होगा, इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल किया था जिसमें क्या कहा गया था, क्या कहा था, वाटर बम। तो ये भारत के सिक्योरिटी की दृष्टि से वाटर बम की तरह है। तो ये सिंपल है, आप ध्यान रखिएगा, भारत चीन विवाद में ये वाटर बम भी आप कोड करिएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, मजेदार चीज, कि GST एक्ट में जो है लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी को शामिल करिए, इन 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 सब पर कर लगाई।
लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी पर टैक्स लगाइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक एंट्री है विधायिका के क्षेत्र में, अब आप याद रखें, ठीक है ना, क्लियर है, ये भी अभी आएगा। फिर इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखी है कि आप सभी धर्मों के लिए बात करिए। बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने उठा दिया है, ठीक है ना। यूएन जनरल असेंबली में कल्चरल ऑफ पीस पर एक इवेंट चल रहा है। किस पर चल रहा है बच्चों? कल्चरल ऑफ पीस पर, यानी कि कल्चर ऑफ पीस यानी कि शांति की संस्कृति, और इस पर सब लोग व्याख्यान दे रहे थे। तो भारत की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि आप सभी धर्मों के लिए बोलिए। यूनाइटेड नेशन प्रायः अब्राहमिक धर्मों यानी कि जो जुडिज्म है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन्हीं तीनों पर मतलब बोलता है कि किसका शोषण हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है ना। बाकी और धर्मों पर ये बातचीत नहीं करता, यानी कि जो भी वायलेंस होता है, हिंसा, इन तीनों धर्मों के अगेंस्ट वही यूनाइटेड नेशन के राडार में आती। तो भारत ने कहा भैया ऐसा है, बुद्धिज्म के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है उसको भी शामिल करो, हिंदुइज्म के अगेंस्ट हो रहा है उसको भी शामिल करो, सिखिज्म के, ये भी, ये भारत की तरफ से कहा गया है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं। तो ये एक नई डिबेट है जिस पर अब आपको दक्षिणपंथ, वामपंथ टाइप का चर्चा मिलने लगेगी, एडिटोरियल भी आएगा। तो अच्छा, ये अच्छी पहल है भाई। क्यों केवल 3 को, सबको आप उठाइए। दिस इज द गुड थिंग जो भारत ने मूव किया है। अब देखिए, एक आपके मूल अधिकारों में एक मूल अधिकार और जुड़ गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो लोग सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं, ठीक है ना, और शारीरिक सुरक्षा मानदंड यानी 2 गज दूरी का पालन, ठीक है ना, नहीं करते हैं, वे कोविड-19 महामारी के मध्य दूसरों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करते हैं। यानी इसे मौलिक अधिकार के साथ आप कनेक्ट कर दिया गया। यानी अगर आप फेस मास्क नहीं पहनते तो आप फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहे हैं, दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकार को। सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए इस पर भी एडिटोरियल आएगा। तो ये रही आज की क्लास। 5 पॉइंट फार्मूला। मुझे पता है कि मैं खड़ा होकर जब पढ़ाता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आता है। बस कुछ दिन और हमारा सिस्टम सही हो, उसके बाद फिर अटैकिंग। कल मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कल एक बार प्लीज मेरे कहने से, मुझे पता है हो बहुत से बच्चे हैं जिनको लगता है कि यूपीएससी उनसे दूर नहीं। बहुत बड़ा गॉड ब्लेस। ये बेटा 5 पॉइंट फार्मूला, जो भी बच्चे, प्लीज मैं साफ कह रहा हूं कि हिंदी मीडियम, रीजनल लैंग्वेजेस, इन सब के बच्चे हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में भी रेगुलर फेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप पास होना चाहते हैं अब, तो ऑप्शनल, एथिक्स और एसे और प्रीलिम साल भर पढ़िए, और जीएस मेंस 1 2 3 के लिए आप केवल मेरे साथ द हिंदू करिए। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। 150 शब्द लिखने होते हैं और मोर देन सफिशिएंट कंटेंट हो जाता है, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा बच्चों, मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी आजकल के लेक्चर से। देखिए मैं सही सब बातें बोलता हूँ, आप, मैं खुद सेटिस्फाई ना, मैं, आप अगर मुझे कहें कि पिछले 1 महीने से जब से मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे, आप कितना मार्क्स अपने आप को देंगे? मैं 100 मार्क्स में अपने आप को केवल 10 मार्क्स दूंगा। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तो सब अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको, उस पे मत जाइएगा, अरे यार सर तो खुद ही कह रहे हैं अच्छा नहीं। ऐसा नहीं, आप कंपेयर करेंगे तो, आप यूट्यूब पर है, आप कहीं से भी कंपेयर करेंगे तो अपने हिंदू में डेप्थ आपको अच्छी खासी मिलेगी, ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुई। जो यूट्यूब के बच्चों से मैंने वादे किए हैं, जो सारी चीज़ें हैं, तो वो अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, याद रखिएगा। और मैं हूँगा भी नहीं, अभी और मेहनत करनी है। अच्छा, कल 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 बच्चों, कल प्लीज़, कल का टाइम टेबल आप नोट करिएगा। कल मुझसे 1 PM पे, 1 बजे दोपहर में 6 to 12 पॉलिटी एनसीईआरटी मैराथन सेशन है। मैराथन सेशन है प्लस पे, यानी जो हमारी स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है जो फ्री होती है, जो फ्री होती है, आप इनरोल करिएगा। मैं लिंक भिजवा रहा हूं,
मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना, सुनील अभिव्यक्ति @अनअकैडमी टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर मैं शेयर कर रहा हूं। कल दोपहर में 1 बजे जरूर रहिएगा। पूरा 4 घंटे की मैराथन है, 4 आवर की मैराथन है, ठीक है। पूरा 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट कर दूंगा 4 घंटे में। और सुबह 9 बजे स्पेशल क्लास एक और है, मेडुअल हिस्ट्री कंप्लीट टेस्ट है। मेडुअल हिस्ट्री कंप्लीट टेस्ट बच्चों, टर्मिनोलॉजी यानी जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं मेडुअल हिस्ट्री की, उनका पूरा टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये सुबह 9 बजे, जिसका लिंक शेयर किया जा चुका, जिसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया जा चुका है। तो सुबह 9 बजे आप मुझे मिलिए स्पेशल क्लास में, फ्री अनअकैडमी लर्निंग ऐप के द्वारा। और दूसरा 1 बजे 4 घंटे की मैराथन क्लास में आप मुझसे मिलिए। ये 2 हमारी क्लासेस हैं। और एक चीज़ और बस ये कहना चाहूँगा कि जब 9 बजे आएंगे तो कल एक बार फिर से 10:30 बजे यानी 10:30 PM पे एक बार मेरे कहने से केवल आप हिंदू पर और फोकस कर लीजिएगा। 10:30 AM, ठीक है ना। सुबह सुबह धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ रात में, ठीक है ना, सुबह हिंदू लेके आऊँ तो हो सकता है मैं पूरा, लेकिन कल एक बार प्लीज़ केवल मेरे चेक कर लीजिएगा। 10:30 बजे मैं हिंदू लेकर के, ठीक है, आऊँगा, ये आप मान के चलिएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो 7 बजे का अपना टाइम है ही, ठीक है। टेलीग्राम लिंक बच्चों शेयर करो, टेलीग्राम लिंक शेयर करो बच्चों फटाफट सब कराएंगे आंसर राइटिंग वगैरह। पहले आओ आप लोग, कल आओ, पहले पॉलिटी करो और 9 बजे आओ टर्मिनोलॉजी प्रीलिम्स, साल भर प्रीलिम्स सुबह 9 बजे पहले आओ, फिर बताता हूं। एक बार शेयर करो बेटा सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप। ओके बेटा, बाय बाय। ओ सॉरी।